आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अगर आपको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्लियर हो जाती है तो आप किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप पे फाइनाइट हो तो भी इनफाइनाइट हो तो भी आप नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म को काउंट कर लिया। तो आप थोड़ा सा देखिएगा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम इसे हम लोग निकनेम FIT से बुलाएंगे। निकनेम होता है ना आप लोगों का WW, तो निकनेम FIT फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। और इसमें द स्टेटमेंट रिलेट फाई फ्रॉम G to G प्राइम, ये दो ग्रुप हैं, G और G प्राइम अलग अलग ग्रुप हैं। और इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा डिफरेंट ही रहेंगे, सेम भी हो सकते, ठीक है ना। तो लेट आई फ्रॉम G to G बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो आपने कह ही दिया कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो जैसे आपने कहा कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो आप ये भी कह रहे हैं कि मैप है और फॉर एवरी XY एलिमेंट ऑफ G फाई ऑफ XY इज फाई ऑफ X एंड फाई ऑफ Y। तो ये दो चीजें आप ऑलरेडी इसमें बोल चुके हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि लेट फाई फ्रॉम G to G प्राइम बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन G by K phi is isomorphic to phi of G, not necessarily of G prime, and phi of G is image of G under phi of G here, phi of G जैसे ये G है and this is G prime, मैप आपका phi। तो जो आप मैप कर रहे हैं पूरा डोमेन तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फंक्शन लिखना है, तो पूरे डोमेन को तो ले जाएगा ना। तो जब आप पूरे डोमेन को मैप करेंगे फाई ऑफ G, और फाई ऑफ G हो सकता है इसमें फुली कंटेंट हो या फिर इसके इक्वल भी हो जाए। तो फाई ऑफ G सिंस G इज ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी जब आप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें होगा कि होमोमॉर्फिज्म हमेशा आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ही भेजता है, आइडेंटिटी को कहीं और नहीं भेजेगा, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे भेजेगा। तो अगर ऐसा कोई मैप है जो आइडेंटिटी को कहीं और भेज दे रहा है तो आप कह सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म तो नहीं। जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में था कि 0 को 0 पे सेंड करना उसके लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। तो फाई ऑफ G सिंस G इज ग्रुप, तो फाई ऑफ G इज सब ग्रुप ऑफ दिस G प्राइम। दिस implies फाई ऑफ G इज सब ग्रुप ऑफ G prime, and phi of G is subgroup of G prime means you are saying by Lagrangian theorem that order of phi G must divide order of G prime. You are saying that by Lagrangian theorem, order of phi G must divide order of G prime. G prime के order को divide करेंगे। तो अब एक प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म की और भी है कि इस G के जितने सबग्रुप हैं, ठीक है ना, अगर इस G के आपने सबग्रुप ले लिए, लेट दिस इज H1, H2, H3, ये तीन सबग्रुप हैं फॉर एग्जांपल एंड B itself, तो जो फाई ऑफ H1 होगा इस सबग्रुप ऑफ G प्राइम। इफ H1 इज सबग्रुप ऑफ, if this H1 is subgroup of G and phi is group homomorphism from G to G prime, then phi of H1 is subgroup of G prime. Means you are saying that order of phi H1 divides order of G prime. If H2 is subgroup of G, then phi of H2 is subgroup of G prime. That is order of phi of H2 must divide order of G prime. If H1 is abelian subgroup of G,
if H1 is abelian subgroup of G, then necessarily phi of H1 is abelian subgroup of G prime. If H1 is cyclic subgroup of G, then phi of H1, if H1 is cyclic subgroup of G, then phi of H1 is cyclic subgroup of G prime. If H1 is normal subgroup of G, then phi of H1 is subgroup of this G prime and hence normal. नॉर्मल को नॉर्मल पे, साइक्लिक को साइक्लिक पे, सबग्रुप को सबग्रुप पे, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। तो इसमें है कि लेट फाई फ्रॉम G to G प्राइम बी ए ग्रुप, देन G by kernel phi is isomorphic to phi of G and phi of G is subgroup of G prime। अब इसमें दो केस मिलेगी, ठीक है। पहली केस है if kernel of phi consists of identity only, फाइनाइट ग्रुप में हम चल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ kernel of we are talking here, we are talking about finite group, हम लोग इनफाइनाइट की बात करेंगे। if kernel of phi consists of identity only, मीन्स आपने ऐसा मैप किया जिसके केर्नल में केवल 0 जा रहा है, और केर्नल होता क्या है आप देखिए, लेट फाई फ्रॉम दिस Z4 इन जनरल लिख लेते हैं हम, फाई फ्रॉम G to G प्राइम बी GPH, देन kernel of phi consists of all those elements of this G which are mapped to identity of G prime। इस G के x1, x2, x3, x4, x5, x6 and G prime identity this and y1, y2, y3 से और this। तो इसके जितने एलिमेंट, मान लेते हैं 4 एलिमेंट, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पे जाएगा, ये 4 एलिमेंट जो है आइडेंटिटी x1 आइडेंटिटी, x2, x3, चारों के चारों आइडेंटिटी ऑफ G प्राइम पूछेगा। E प्राइम मींस आइडेंटिटी ऑफ G प्राइम, सिंपल है, ठीक है। तो अगर G के 4 एलिमेंट G प्राइम के आइडेंटिटी पे मैप होते हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इस केस में जो मैप है, जो होमोमॉर्फिज्म है, इसके केर्नल में आइडेंटिटी x1, x2 और x3 जाएगी, ठीक है। एंड केर्नल इज ऑलवेज सबग्रुप ऑफ G, केर्नल इज ऑलवेज सबग्रुप ऑफ G एंड केर्नल phi इज ऑलवेज सबग्रुप ऑफ G। ये आप इसकी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं कि कैसे सबग्रुप होता है। आप क्लोजर दिखाएंगे, कोई 2 एलिमेंट लेंगे, देखिए कैसे दिखाएंगे कि फाई, केर्नल फाई इज सबग्रुप ऑफ G, केर्नल फाई आपने लिखा कि केर्नल डेफिनेशन इसकी के फाई कंसिस्ट ऑफ x बिलोंगिंग टू G सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू E प्राइम, E प्राइम इज आइडेंटिटी ऑफ G प्राइम। नाउ टू शो दैट केर्नल फाई इज सबग्रुप ऑफ G, आप पहला काम करेंगे, मैप है, होमोमॉर्फिज्म है, तो आइडेंटिटी को तो आइडेंटिटी को भेजेगा ही भेजेगा, इसका मतलब आइडेंटिटी इसके अंदर है। आइडेंटिटी बिलोंग्स टू केर्नल ऑफ फाई, दिस इज ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। नाउ इफ यू आर टेकिंग 2 एलिमेंट्स, अब दिस इसमें जितने एलिमेंट हैं उसमें आपको दिखाना कि क्लोजर जो होल्ड करेगा आइडेंटिटी की है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी है, इनवर्स भी दिखाएंगे कि इनवर्स भी मिल रहा है एलिमेंट का, एसोसिएटिविटी तभी तो सबग्रुप होगा। या आप 2 स्टेप में चले जाते हैं, इसमें कोई 2 एलिमेंट उठाए, लेट x and y be 2 एलिमेंट ऑफ दिस implies x y मींस ऑपरेशन उसके अंदर में होता है, आल्सो बिलोंग्स टू दिस। सबग्रुप टेस्ट करने का है ना कि x y इनवर्स बिलोंग्स टू h फॉर एवरी x y बिलोंगिंग टू दिस x, 1 स्टेप टेस्ट। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको
और इसकी जो प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म की है कि अगर आप इसकी दो एलिमेंट उठाते हैं फाई ऑफ x1 x2 से, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कर्नल फाई का दो एलिमेंट x1 x2, तो फाई ऑफ x1 x2 सिंस फाई इज व्हाट होमोमॉर्फिज्म, फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x2 since x1 x2 belongs to kernel of phi, this implies phi of x1 is what e prime this is e prime, क्योंकि कर्नल फाई का आप जो भी एलिमेंट लेंगे वो आइडेंटिटी मैप होगा। और ये आपने क्यों लिख दिया, क्योंकि फाई इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है फाई ऑफ x y इज इक्वल टू फाई ऑफ x फाई ऑफ y, तो आइडेंटिटी है दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज x1 x2 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई, मींस कोई भी दो एलिमेंट आपने लिया x1 x2 जो कर्नल फाई का मतलब था, आपने दिखाया कि x1 into x2 या जो भी प्रॉपर्टी इसके अंदर जैसा ग्रुप होगा ऑपरेशन वैसा लगाते हैं कि x1 स्टार x2 आल्सो बिलोंग्स टू कर्नल फाई, हो गया। अब होता है कि इनवर्स की केस चाहिए कि अगर x है तो इनवर्स है कि नहीं उसका, तो आप सेम सबग्रुप टेस्ट जो है उससे लिख सकते हैं फाई ऑफ वन स्टेप टेस्ट में x y इनवर्स इज फाई ऑफ x फाई ऑफ y इनवर्स, और इसकी प्रॉपर्टी एक होती है होमोमॉर्फिज्म की कि फाई ऑफ a पावर n, अगर ऐसा हुआ कि a बिलोंग्स टू G देन फाई ऑफ a पावर n इज फाई a होल पावर n, ये सर आपको डिटेल में लिखवा दिया जाएगा। तो दिस इज फाई ऑफ x, और चूंकि x जो है x और y दोनों आप यहाँ पे कर्नल फाई का एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो फाई ऑफ x इक्वल्स टू है d प्राइम एंड दिस 1 अपॉन फाई ऑफ y, इस प्रॉपर्टी से वन स्टेप, तो दिस इज व्हाट e अपॉन e प्राइम दैट इज e प्राइम, आप उसको 1 नहीं लिखेंगे आइडेंटिटी पर, ठीक है ना, आइडेंटिटी ऐसा नहीं करते कि आइडेंटिटी अपन आइडेंटिटी 1, उसकी बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। तो कर्नल फाई हमेशा सबग्रुप होगा, और आपको जान की खुशी भी होगी कि कर्नल फाई जाने डाल सकते, अगर नॉर्मल सबग्रुप नहीं होता तो आप पैटर्न ग्रुप लिख ही नहीं पाते। जी फाई कर्नल फाई आप ऐसे ही नहीं लिख देंगे, किसी के लिए भी नहीं लिख सकते, मीन्स आप ये नहीं लिख सकते कि S3 बाई सबग्रुप 1 2, ये डिफाइंड ही नहीं। स्टिल 1 2 सबग्रुप जनरेटेड बाई 1 2, subgroup generated by 1 2 is subgroup of S3, but S3 upon subgroup by 1 2 is not defined, since 1 2 is not normal subgroup of S3. S3 का नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए, खाली शब्द यही है। जैसे आपने लिखा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में G अपॉन कर्नल फाई, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्नल फाई इज नॉर्मल सबग्रुप। अगर आपको चेक भी करना है कि कर्नल फाई नॉर्मल है सबग्रुप जो है, तो आप ले लेंगे फॉर ईच एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी एक्स कर्नल फाई वाई इनवर्स इज इक्वल टू कर्नल फाई जी एक्स जी इनवर्स इज एक्स लिखेंगे, तभी तो होता है ना नॉर्मल सबग्रुप चेक करना। कि शिफ्टिंग जो है मीन्स एक्स कर्नल फाई इज व्हाट कर्नल फाई x for every x belonging to G, यही है कर्नल फाई अलग है ऑपरेशन। तो कोई सबग्रुप नॉर्मल है, ये प्रॉपर्टी आप लगाते हो उसकी, तो कर्नल फाई इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, कर्नल फाई इज नॉर्मल इन G, दिस इज बाई G बाई कर्नल फाई, ठीक है। अब एक और भी स्टेटमेंट है कि एवरी नॉर्मल सबग्रुप, आप इसे यूज करने के लिए इसका यूज करेंगे स्टेटमेंट का, एवरी नॉर्मल सबग्रुप गोज विथ कर्नल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म,
every normal subgroup goes with kernel of some homomorphism. जितना भी नॉर्मल सबग्रुप है वो जितने होमोमॉर्फिज्म लिए जा रहे हैं वो किसी न किसी होमोमॉर्फिज्म के कर्नल में जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग नॉर्मल सबग्रुप हमेशा अलग अलग होमोमॉर्फिज्म के कर्नल में जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो सबग्रुप एक ही में चले, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। तो एवरी नॉर्मल सबग्रुप गोज विद कर्नल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म। तो अगर एक कर्नल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म चला गया मींस लेट H इज नॉर्मल इन G, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग और अप्लाइंग दिस FIT वी कैन लेट कर्नल ऑफ phi is what? H. We can let, since H is also normal subgroup, kernel phi is normal. This is why you can replace kernel phi by that normal subgroup. उस normal subgroup से आप इसको replace कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी normal subgroup हैं G के, अब आप देखिए G by kernel phi, तो जितने भी नॉर्मल सबग्रुप हैं जैसे H1, H2, H3, H4 डॉट 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 G खुद भी होगा नॉर्मल। तो जितने भी नॉर्मल हैं सबको एक एक करके आप कर्नल के साथ ले जाएंगे। इट मींस व्हाट? G by H1, G by H2, G by H3, G by H4 डॉट 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 G by G are defined, and G by G, G by H1, G by H2, G by H3, all these are isomorphic to phi of G. And phi of G is subgroup of G prime. This is why you have to list all subgroup of G prime, not necessarily normal, not necessarily cyclic only, but you have to list all subgroup of G prime and only normal subgroup of G. You have to remember these two things in applying FIT. First, list all normal subgroup of G, and second, list all subgroup of G prime. List all subgroup of G prime and list only normal subgroup of G. Now let H1 is normal subgroup of G, then apply this FIT means G by H1. G by H1 is defined here. H1 is normal in G. तो अगर H1 G में नॉर्मल है तो G by H1 डिफाइंड होगा, और G by H1 डिफाइंड है तो अब आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होता है। जैसे ऑर्डर ऑफ G by H1, if H1 is normal in G, तो order of G by H1, you know that it is same as index of H1 in G, and index of H1 in G is nothing but it is number of distinct left or right coset of H1 in G. बड़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है कि जो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H1 आप लिखते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H1, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G by order of H1। ये हमेशा सत्य होगा क्योंकि H1 is normal in G. This is why G by H1 is defined. But order of G by order of H1 is not always equal to order of G by H1 until H1 is normal subgroup in this G। तो अगर H1 G में नॉर्मल नहीं है तो आप ऑर्डर ऑफ G by ऑर्डर ऑफ H1 को ऑर्डर ऑफ G by H1 नहीं बोल सकते। लेकिन अगर H1 नॉर्मल है तो ऑर्डर ऑफ G by H1 is same as ऑर्डर ऑफ G by ऑर्डर ऑफ H1, but in both case whether H1 is normal or not, means H1 is normal or not, but order of G upon order of H1 always gives you the number of distinct left or right coset of H1 in G. It is not necessary to count distinct coset of H1 that H1 must be normal in G. ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप इंडेक्स काउंट कर सकते हैं, मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट आप काउंट कर सकते हैं उसके, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो जैसे इसके साथ अगर आपको 1, 2 के कितने डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे S3 में, तो ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन ऑर्डर ऑफ दिस 1, 2 सब ग्रुप है 6 by 2। तो आप ये बोल सकते हैं कि 3 डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे, बट नॉर्मल तो नहीं है। तो नॉर्मल होना कोसेट के लिए जरूरी नहीं है।
कितने कोशेट हो रहे हैं काउंट करने के लिए। बट एवरी नॉर्मल सबग्रुप गोज विद कर्नल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म। ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में एक लाइन बहुत हो जाता है। वो आपने पढ़ा पोथी पढ़ देख मुआ पंडित भयानक को ढाई आखिर मैथ का पढ़े मैथमेटिशियन हो, है ना। तो यहाँ आप ढाई आखिर पढ़ने में उम्र ही निकल जाती। जैसे आप अगर इस ग्रुप थियरी को ही पढ़ते चले जाए तो ये जन्म कम पड़ जाए, नहीं हो पाएगा। वो तो एग्जाम पास करना है, जो पैरामीटर है तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। तो जी अपान के फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ जी। कर्नल फाई हमेशा नॉर्मल सबग्रुप होगा और एवरी नॉर्मल सबग्रुप गोज विद कर्नल ऑफ सम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये दूसरी चीज याद रखनी है आपको। और इसमें आप लिखा कि इफ पहली शर्त थी कि इफ कर्नल फाई इज आइडेंटिटी ओनली देन, अगर ऐसा हुआ कि होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है, अगर होमोमॉर्फिज्म मिल ही नहीं रहा है तो उसकी बात नहीं की जा रही। तो मीन्स आप करें कि अगर होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है तो इस केस में क्या होगा, जितने भी होमोमॉर्फिज्म मिल रहे होंगे सब 1 होंगे। अगर कर्नल फाई इज आइडेंटिटी ओनली देन फाई इज 1 1 GPH। इसका मतलब आप ये कर रहे हैं दैट इज if kernel phi is identity, ये कहा जाता है, and there exists this k1 in G prime, there exists k1 in G prime और ki in G prime, सबग्रुप चाहिए ना उसका G prime का, such that G by E is isomorphic to Ki, then number of total homomorphism corresponding to this case G upon E is 1 necessarily 1। दूसरी केस ये, तो ये हुआ कि अगर हम कर्नल में केवल आइडेंटिटी को भेज दिए और उसके लिए होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है। जैसे आप देखेंगे हम लोग एक किसी वीडियो में ऐसा भी किए हैं कि शायद S3 से K4 पे होमोमॉर्फिज्म की बात की गई है। तो S3 का पहला जो सबग्रुप था नॉर्मल आइडेंटिटी लिया गया और S3 अपॉन E is isomorphic to S3 but K4 has no subgroup which is isomorphic, sorry, K4 has no subgroup of order 6, क्योंकि जो फाई जो ये आया हुआ है ये एक्चुअल में है क्या, फाई ऑफ S3 है। S3 upon E is isomorphic to phi of S3 and phi of S3 is here S3 isomorphic to S3। अब कोई 4 ऑर्डर का ग्रुप है, कोई 4 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके पास 6 ऑर्डर का सबग्रुप नहीं हो सकता है। वो फिल्मों में होता है कि बाप 1 नंबर है बेटा 10 नंबर, मैथमेटिक्स में होता है कि नहीं, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लोग कहते हैं कि पुत्र को या पुत्री को हमेशा पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ऐसा नहीं। हमने कहते कि आप लोग हर समय मानिए, ठीक है ना। कुछ जगह जहाँ पे आपको विरोध भी करना चाहिए, है ना। जैसे पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई आपकी बंद कराई जाए तो आप विरोध करिए, लड़िए पढ़ने के लिए, फिर पढ़िए लड़ने के लिए। लड़ना दोनों केस में है, लड़ो पढ़ने के लिए फिर पढ़ो लड़ने के लिए। तो जब आपने जब ये लड़ना ही है तो हम पढ़े क्यों, शुरू से लड़ाई करें। तो आपने ये देखा कि अगर कर्नल में केवल आइडेंटिटी गया और होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है, मीन्स कर्नल में आइडेंटिटी को भेजा गया और जी प्राइम के पास सबग्रुप है जिसके आइसोमॉर्फिक जी अपॉन आइडेंटिटी हो रहा है, तो जितने भी होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे सब के सब 1 1 हो जाएंगे। और दूसरी केस ये है कि इफ केस नंबर 2, इफ फाई ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम,
इफ फाई ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम, अगर ये जी प्राइम के आइसोमॉर्फिक हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ फाई जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी प्राइम, क्योंकि किसी भी ग्रुप के पास ग्रुप के ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, किसी भी ग्रुप के पास ग्रुप के ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, है ना। तो अगर ऐसा हो गया कि ऑर्डर ऑफ फाई जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी प्राइम, तो फिर ये हो जाएगा, यहाँ से आइसोमॉर्फिज्म की बात आ जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट फाई इज ऑन टू। अब इसमें चूंकि आप आइसोमॉर्फिक बोल ही रहे हैं फाई ऑफ जी को, तो 1 1 ऑन टू केस तो आ जाए, बट फाई ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम, देन फाई इज ऑन। आप एक छोटा सा एग्जांपल देख के समझने की कोशिश करिएगा इसको। एक कहावत है कि एक है सादे सब सदे सब सादे सब जा, बट आप नए युग के हैं तो सारी चीजें एक साथ भी साध सकते हैं, ये पुरानी कहावतें हैं। तो कितने सब ग्रुप होते हैं Z4 के पास? आपने एक चीज कल देखी कि Z4 से Z6 पे कितने होमोमॉर्फिज्म हैं? नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू Z6 इज 2। क्यों? क्योंकि आपने शॉर्टकट फार्मूला यूज कर लिया कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn इज इक्वल टू GCD ऑफ m कमा है, उनके GCD के बराबर होता है। तो 4 और 6 का जो GCD है, GCD जो होता है इसे आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो हाईएस्ट, मींस ग्रेटेस्ट 4 2 into 2 6 2 into 3, तो 2 into 2 2 into 3 में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो क्या है? 2 है। तो 2 है, फार्मूला से आपको पता चल गया। और Z6 क्योंकि आपने जो दोनों ग्रुप लिया ये दोनों के दोनों साइक्लिक हैं, साइक्लिक है तो अबेलियन है। अब क्यों ऐसी बातें आप करते, साइक्लिक है तो अबेलियन है? एक कहावत है ना कि जैसे बड़ी वर्स्ट केस ऐसी हो सकती है कि कोई IAS हो और खाने के लिए मर रहा हो। सुना है कि भारत का एक IAS, उसको खाने की दिक्कत हो रही है, मतलब अब वो जो खाना चाहता है वो नहीं मिलने की दिक्कत है, ऐसा कभी सुना? बट आप ऐसा सुन सकते हैं, ये इस गांव में है जिनके यहाँ खाना बन ही नहीं पाता है। तो अगर साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, मीन्स IAS है तो खाने की व्यवस्था तो होगी ही उसके पास, तो साइक्लिक है तो अबेलियन होगा। अबेलियन है तो फिर जितने सबग्रुप हैं सब समझ रहे मेरी बात को? तो अगर अबेलियन है तो जितने सबग्रुप है सब नॉर्मल होंगे। और Z4 के कितने सबग्रुप? 4 की डिवाइजर। Zn की केस में नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ Zn इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, है ना। और अगर यहाँ से भी दिक्कतें होती तो आप n का क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, प्राइम पावर, पार्टीशन लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Z4 की जो डिवाइजर है 4 की 1 2 4, पहला सबग्रुप होगा 4/1, मींस 4 से जनरेट होगा। अब 4 से जनरेट होना या देखिए 1 है ना, तो 4/1 में जब ये 4 से जनरेट होगा तो एक ही एलिमेंट आएगा। तो आप 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 से भाग देंगे, वहीं कक्षा 2-3 में चल रहा है। आपको लग रहा हो कि आप होमवर्क कोई तीर मार रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 4 का टेबल पढ़ो, 4 से भाग दो, शेष कितना आएगा? 4 के टेबल को 4 से भाग दिया जाए तो कितना शेष आएगा? 0, है ना। तो 0 0 0 0 0 0 0 इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर से 4 को अगर उठाया जाए Z4 में, तो सेट ऑफ इंटीजर का 4 Z4 में वैसे ही बिहेव करेगा जैसे 0 के। सेट ऑफ इंटीजर का 4 Z4 में वैसे ही बिहेव करेगा जैसे 0। सेट ऑफ इंटीजर का 8 12 16, 4 का टेबल पढ़ लीजिए।
4 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में जितने भी आएंगे सब 0 की तरफ ही आएंगे। मैथमेटिक्स इसीलिए इतनी स्ट्रांग होती है। आप बोल देते हैं कभी कभी, अरे आप होंगे अपने लिए बड़े होंगे, मेरे लिए तो आई है, बोलते हैं ऐसा, अपने लिए बड़े होंगे, मेरे लिए तो आई है, जिससे हम समझ गए। तो बड़े होना, सेट ऑफ इंटीजर में 100 बहुत बड़ा है, लेकिन Z4 का मेरे पास आओ, और जैसे Z4 के पास आया उसने कहा 100 तुम्हारा हमारा 0 बराबर है। सेट ऑफ इंटीजर से Z4 ने कहा तुम्हारा 100 हमारे 0 के बराबर है। आप लोग कभी गुस्से में होते हैं तो नहीं, पता नहीं क्या माइक फुट करके कुछ बोलते हैं ना, दिस माइक फुट है ना। तो इसका मतलब Z4 मॉडल ग्रुप इतना स्ट्रांग होता है। तो इसका एक सब ग्रुप ये हुआ, दूसरा सब ग्रुप है 4/2, 2 से जनरेट होगा। ये 2 इस बात को बता देगा कि 2 एलिमेंट है, आप 5 को रद्द करके चला सकते। 4/2 2 होगा, चला दीजिए। एंड दिस 2 0 2, अब 0 2 क्या हो जाएगा बाई 2, 1/2। तो बाई 2 से जनरेट हुआ एक सब ग्रुप ये, और जैसे आप 4/4 करेंगे ये हो जाएगा 1, और 4/4 मीन्स 4 एलिमेंट होंगे। n/d सब ग्रुप आप n/d कंसिस्ट ऑफ d एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, d सब ग्रुप का ऑर्डर क्यों लेगा। तो इसका सब ग्रुप सीधे लिखेंगे हम लोग 0/2 एंड Z4, क्योंकि 1 से जो जनरेट होगा 1 का टेबल आप पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 4 से भाग देंगे 0, 1 5 जा 5, 4 से भाग देंगे 1, 1 6 जा 6, 4 से भाग देंगे 2, तो रिपीट करेगा। अब जो है Z6 का सब ग्रुप बोल दीजिए तो 0/2 और /2/3 ये होगा। /3 होगा किस ऑर्डर का होगा, आइसोमॉर्फिक टू Z2, आइसोमॉर्फिक टू Z3, दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। सिंस एवरी सबग्रुप ऑफ Zn इज नॉर्मल, अब आप इस पे फोकस करना, इस थ्योरम को देखिए ध्यान से, कितनी मासूम में थ्योरम लगे। Let phi from G to G prime be GPS, then G by K phi is isomorphic to phi of G. If phi of G is isomorphic to G prime, then what do? If kernel phi consists of identity only, then one more. तो पहली केस हम लोग ये लेते हैं, ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है इनको केर्नल के साथ लेते हैं। मीन्स केस 1 करते हैं कि केर्नल पाई इज दिस 0, लेट केर्नल पाई इज 0, मीन्स आइडेंटिटी जो सब ग्रुप है केर्नल पाई के बराबर है। तो उस थ्योरम को लगाइए, तो G मीन्स Z4/0 is isomorphic to Z4, Z4/0 is isomorphic to Z4. Since order of Z4 is 4 and order of this is 1, 4/1 is 4, and it means this whole is isomorphic to a group of order 4 and that must be cyclic. So group of order 4 which is cyclic is definitely Z4. तो ये Z4। अब आप ये देखेंगे कि क्या Z6 में कोई ऐसा सबग्रुप है जो 4 ऑर्डर का है। Z6 में क्या इस Z6 में कोई ऐसा सबग्रुप है जो 4 ऑर्डर का है। इसके पास 1 का है, 3 का है, 2 का है, 6 का है, 4 का नहीं है। और 4 का ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि 4 डज नॉट डिवाइड 6। अगर 4 ऑर्डर का सबग्रुप होगा तो 4 उसको डिवाइड करेगा तब ना होगा। अगर डिवाइड ही नहीं किया तो हो ही नहीं सकता। जेडीएम की केस में है डिवाइड नहीं किया तो नहीं, और किसी भी केस में अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो उस ऑर्डर का सबग्रुप नहीं हो सकता। डिवाइड कर दिया तब आप थोड़ा सा धर्म संकट में आ जाते हैं ना। तो फिर इस केस में कोई होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा। अब इस केस में कोई होमोमॉर्फिज्म नहीं मिला क्योंकि Z6 आप लिख सकते हैं कि Z6 हैज नो सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, हेंस
there is no group homomorphism in case if I is equal to identity. Since Z6 has no subgroup of order 4, this implies when here phi is identity, there is no GPH. इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जब आपने Z4 से Z6 में होमोमॉर्फिज्म के साथ आइडेंटिटी को भेज दिया उसके कर्नल के साथ, तो कोई होमोमॉर्फिज्म मिला ही नहीं। इसका मतलब आप इस बात की गारंटी करने जा रहे हैं कि Z4 से Z6 पे कोई भी 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं है। Z4 से Z6 पे कोई भी 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं है। 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं होना इस बात की कदापि गारंटी नहीं करेगा कि 1-1 मैप नहीं हो सकता। 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं है इस बात की गारंटी तो FIT से होगी, लेकिन FIT इस बात की गारंटी नहीं कर रहा है कि 1-1 मैप ही नहीं हो सकता। You can see here 0, 1, 2, 3 and this is 0, 1, 2, 3, 4 and 5. 0, 0, 1, 1 आप भेज सकते हैं। 1-1 मैप, तो मैप का 1-1 होना और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का 1-1 होना, these two are two distinct cases. But if homomorphism is 1-1, this guarantee that map is 1-1 corresponding to correct homomorphism. तो अगर होमोमॉर्फिज्म 1-1 हो गया मींस अगर आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो सांस तो ले ही रहे हैं ना। तो अगर होमोमॉर्फिज्म 1-1 हुआ तो मैप 1-1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप सांस ले रहे हैं तो जरूरी तो नहीं कि स्वस्थ है, बीमार भी हो सकते हैं। तो मैप अगर 1-1 है तो इस बात की गारंटी नहीं हो पाती कि होमोमॉर्फिज्म भी 1-1 होगा। लेकिन अगर होमोमॉर्फिज्म 1-1 है तो इस बात की गारंटी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ से कोई 1-1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं मिला। इसका मतलब आप ये मत बोल दीजिएगा कि कोई 1-1 मैप ही नहीं मिला। अब दूसरी केस हम लोग लेते हैं, केस नंबर 2। लेट kernel phi is subgroup I2 and subgroup I2 is isomorphic to Z2 Q order का है। तो this Z4 upon subgroup I2, Z4 का order 4, इसका order 2, तो 4/2 2, this is isomorphic to। हाँ, अब आप लिखेंगे जो लिख रहे हैं वो ये है एक्चुअली Z4, but phi of Z4 is here isomorphic to Z4। एक्चुअली तो ये रहे अगर phi होमोमॉर्फिज्म है तो Z4 upon this is isomorphic to phi of Z4 means you are saying that there is, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं होगी। तो isomorphic to Z2। अब आप ये देखते हैं क्या Z6 में कोई 2 ऑर्डर का सबग्रुप है? Is there any subgroup of order 2 in this? You have, and this is what isomorphic to subgroup I3 and this is isomorphic to Z2। तो अब इसमें हो गया कि है, तो अगर है इसके लिए अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा हो गया कि जो कर्नल फाई है, अगर कर्नल फाई का ऑर्डर, जो कर्नल फाई का ऑर्डर है आइडेंटिटी नहीं है, अगर कर्नल फाई का ऑर्डर आइडेंटिटी नहीं है और इस होल का ऑर्डर जी प्राइम के ऑर्डर के बराबर नहीं है, जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो आर्ट नहीं मिल सकता। जैसे दोनों का ऑर्डर डिफर हो जाए, आइडेंटिटी के केस में होमोमॉर्फिज्म तो भी आर्ट नहीं होगा। आर्ट मतलब अगर इसका ऑर्डर दूसरे वाले का ऑर्डर बड़ा कर दिया जाए, जी प्राइम का ऑर्डर बड़ा कर दिया जाए तो जी बाई जी आइडेंटिटी में फिर आर्ट नहीं मिलेगा। एक केस यहाँ से बनती है। तो Z4 से Z6 में कोई R2 मैप नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? Z4 से Z6 में कोई भी R2 मैप नहीं मिलेगा since cardinality of Z6 is greater than cardinality of Z4। आप जो मैप की डेफिनेशन वहां से बोल सकते हैं कि R2 तो नहीं मिलेगा और 1-1 होमोमॉर्फिज्म नहीं मिला। ठीक है ना? 1-1 होमोमॉर्फिज्म नहीं मिला
ऑन टू मैप ही नहीं मिल रहा। अब आपको देखना है कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ध्यान से देखिए। अब ऑन टू, जब आपको ऑन टू देखिए ध्यान से, जब ऑन टू मैप ही नहीं मिल रहा है, तो ऑन टू मैप नहीं मिल रहा है, और जब सब इसके नॉर्मल सब ग्रुप को आप इसके कर्नल में भेज रहे हैं, तो सब ग्रुप का ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो जब पहले ही जी से जी प्राइम पे ऑन टू नहीं है मैप, और आपने नॉर्मल सब ग्रुप को कर्नल में भेज दिया, तो नॉर्मल सब ग्रुप का ऑर्डर भी तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, मीन्स जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो छोटा बनेगा। तो जब छोटा बन गया, और इसका मतलब आप कह रहे हैं जो जी प्राइम है उसकी पोटेंशियल और बड़ी हो रही है जी बाई के 28 से, तो उस केस में तो कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं इस केस में, तो फिर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए इसमें अब यहाँ से हुआ कि एक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग Z4 अपॉन दिस टू, आप एकदम आराम से देखिएगा, Z4 अपॉन 2 के करेस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं कि होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, और इसकी संख्या कितनी है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑड Z2। और कल हम लोगों ने बात की कि ऑर्डर ऑफ ऑड Z2 मीन्स नंबर ऑफ बाइजेक्टिव homomorphism from Z2 to Z2. Since from Z2 to Z2 there are only two group homomorphism, phi x is equal to 0 and phi x is equal to x, only two, and out of these two only one is bijective. This is why order of odd Z2 is 1. तो इसके करेस्पॉन्डिंग आपको एक होमोमॉर्फिज्म मिला, ये ध्यान से देखिएगा। कब मिला, जब आपने इस सब ग्रुप को कहाँ भेज दिया, आइडेंटिटी। आप ध्यान से देखिए, आप ये क्या है, ठीक है ना, आपने कहा कि हम अब होमोमॉर्फिज्म लेंगे ही लेंगे, और आपने ऐसा कर दिया कि इसका ये जो सब ग्रुप है मीन्स इस केस में Z4, ध्यान से देखिए, Z6 0 1 2 3, ये इसके एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट ये इसका एक सबग्रुप है ना 0 2, इस सबग्रुप को 0 1 2 3 हम लोग सेटिंग कर रहे हैं, कैसे मिल जाए 4 5, एक सबग्रुप इसका आइडेंटिटी आपने इस पूरे को कहाँ भेज दिया, 0। आपने कहा रुको मैप बनाते हैं कि अब दो एलिमेंट Z4 के दो एलिमेंट को जब आपने 0 पे भेज दिया, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी मैप होगा 1 1 तो नहीं हो सकता। जब इसके दो एलिमेंट एक ही जगह मैप हो जाएंगे, तो फिर मैप 1 1 तो नहीं हो सकता। 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, अलग अलग, है ना। If x1 is not equal to x2, then phi of x1 is not equal to phi of x2. बट यहाँ पे आपने दो एलिमेंट को एक ही जगह भेज दिया, ठीक है ना, तो 1 1 तो नहीं मिला, बट करें कि होमोमॉर्फिज्म है, तो बाकी जो दो बचे हुए हैं इनको आप भेजे होंगे करके, और करें कि जो फाइनल स्ट्रक्चर आया मींस जब आप पूरा भेज रहे थे तो किस ऑर्डर का सबग्रुप बना, 2 ऑर्डर का, तो बाकी को आपने कहाँ भेज दिया, 2 ऑर्डर का ही सबग्रुप है ना। जब 2 ऑर्डर का, हाँ बोलिए, जब 2 ऑर्डर का ही सबग्रुप है तो बाकी को आपने कहाँ 0 3 से जनरेट हो रहा है, तो आपने कहा अगर हम 0 2 को भेज दे 0 पे और 1 3 को भेज दे 3 पे, तो हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म मिलेगा एक मिल जाएगा, मैं जो कि होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई कर लेगा। तो आप ये भी चीज इसमें बोल रहे हैं, कर्नल में आपने अगर सबग्रुप I2 को भेजा तो आप कह रहे हैं कि जैसे फैराडे का एक्सपेरिमेंट सुना होगा आप लोगों ने, देखा तो नहीं होगा, देखा भी देखे कहाँ से होंगे, उस समय आप रहे ही नहीं। हाँ, आप किसी और दूसरे रूप में रह सकते हैं। आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इस बात से एकदम क्लियर रहिएगा कि पूर्व जन्म से आपका कोई रिश्ता है मैथ से, ठीक है। एक गाना था ना, तेरा मेरा पहले कैसे तुझसे नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। गाजीपुर से अगर आप मैथ पढ़ने आ रहे हैं, है ना, इसका मतलब है कि आपका मैथ से पुराना रिश्ता है,
हो सकता है उस जमाने में आप टीचर रहे होंगे, मैं स्टूडेंट, बदलता नहीं था। अब मैं टीचर हो गया, आप स्टूडेंट हो गए, चीजें बदलती रहती हैं। तो कुछ तो है, अदरवाइज क्या जरूरत है इतना सर खपाने की, है ना? तुम्हें माता चिता कर रही होती, काम हो जाता है। अब Z4 से Z6 पे होमोमॉर्फिज्म लिए जा रहे हैं, मैप लिए जा रहे हैं, इसमें नींद भी आ रही है, कुछ बच्चे सो भी रहे हैं। तो इसका मतलब इतनी मेहनत करने का मतलब तो है, कुछ तो है, अपने कुछ तो है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। सुबह अगर मैसेज नहीं आता सौरभ बहुत ध्यान से सुबह, तो आप देखिए इसको वेट किया। अब इसका जो लास्ट वाला था वो क्या था, Z4 by Z4। तो Z4 by Z4 इज आसमान टू आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी क्या है 0, और इसके लिए क्या होगा 1 मिलेगा। तो एक यहाँ से मिल गया और एक ही इससे भी मिला, तो केवल 2 होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, बट इन दोनों होमोमॉर्फिज्म से न तो कोई वर्णन है, न ही कोई वर्णन, नहीं कोई अर्थ। आप एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, अगर आप पढ़ते चले जाएंगे। एक छोटा सा नोट लिखिएगा कि ऐसा क्यों होता है, बट आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। साइंस के स्टूडेंट का एक जो स्किल डेवलप की जाती है वो ये होती है कि एक कहावत है कि जो पढ़ाई है, जो आपको सिखाया जाता है, मस्ट बी नर्चर्ड। नर्चर मीन्स बड़ा करना, बाय गाइडिंग द स्टूडेंट। इंटेलिजेंसी must be nurtured by guiding the student, not by solving the problem for them. अगर सारे क्वेश्चन मैं ही क्लास में लगाता चला जाऊंगा तो आप में से मैक्सिमम को क्वेश्चन याद हो जाएगा कि Z4 से Z6, सर ने कहा था Z4 से Z2 आएगा, Z6 से Z4, K4 से S3, S3 से K4 बदलता है। तो आप जो प्रोसेसिंग को सीखिए, थोड़ा करते कैसे इसको, है ना? कल को आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर पे ज्वाइन करेंगे तो आपको पढ़ाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा नहीं आपका दिन की 2 बार देख लेना। हम तो कह के निकल सकते हैं, है ना? हम तो कह के निकल भी सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट वहाँ पे जब आप क्लास में पढ़ते हैं वहाँ पे इसलिए थोड़ी सारी सी पढ़ाई कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, वहाँ तो आपको सिखाया जाता है। इसलिए कभी कभी आप वहाँ पे ऐसी भी चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्जाम में नहीं आती, इसलिए कॉलेज रोज जाया करें। कॉलेज जाने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है। आप कोचिंग में आकर के मेरे यहाँ चीजें सीख सकते हैं, ठीक है ना? बट जहाँ पे 1000-2000 की भीड़ है, बच्चे सब नारेबाजी कर रहे हैं, है ना, उसके बीच से आपको जाना है, वो कोचिंग में नहीं सिखाया जाता है, वो कॉलेज में वो स्किल डेवलप होती है कि आप उस बीच से रास्ता क्लियर करते हुए चले जाएंगे। तो कॉलेज तो कभी मत छोड़ा करिए, जरूर आपको जाएंगे। जो लोग पास आउट हो गए हैं आप वो तो नहीं जा सकते, बट आप भी जाके पीछे कॉलेज जरूर पढ़ें। और पता है जब आप इस समय कॉलेज नहीं जाते हैं आपको बड़ा मजा आता होगा, वही आ गए पढ़ाने, पोथी लेके लिखवाने, सबके साथ ऐसा होता है। बट हमारे सर एक डॉक्टर आरके मौर्य फिजिक्स पढ़ाते थे बीएससी में, उन्होंने एक लाइन कही कि दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा जब हम नहीं होंगे सारा जमाना। तो सच में ऐसा हुआ कि जब आप बीएससी करके निकल गए तो लोगों को लगा काश अच्छे से क्लास कर लिया, तब क्लास ही नहीं किया। और क्लास आप 2-3 मोड में नहीं करते। पहला मोड टीचर का चेहरा आपको पसंद नहीं है तो भी क्लास आप नहीं करते, है ना? जैसे दिख गया टीचर अरे बहुत झिलाता है तो भी क्लास नहीं। बच्चों ने कह दिया अरे ये टीचर बहुत ही बेकार है, आप रात में की लाइन है कि आपको आती कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बेकार कर दिया, तो
50% स्टूडेंट कॉलेज में इसलिए नहीं ठीक से पढ़ पाते क्योंकि उनके मित्रों ने कह दिया कि ये टीचर सही नहीं पढ़ा। अब कुछ टीचरों की क्लास में बहुत भीड़ होगी, बहुत भीड़ हो जाती है, और भीड़ होने के कई कारण होते हैं। या तो उसकी बातें आपको सम्मोहित कर लेती हैं, पढ़ाए भले में कुछ, दूसरा पढ़ाता इतना अच्छा हो टीचर, तीसरा है कि उसका चेहरा बहुत पसंद आता है। चलो यार आज दिन भर आए तो क्या बैठ के देख ही लेते हैं, आप मेच्योर इसलिए ऐसी बात की जाती है। शुभम एग्री कर रहे हैं लास्ट वाली बात से? लास्ट वाली बात से एग्री करना जरूरी नहीं है, ये जोक है। तो आप क्या करिए, जरूर क्लास जाया करिए, किसी भी हालत में क्लास में। तो अगर क्लास में जो वो सब कराए जाते हैं प्रोग्राम वगैरह ना, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करिए। अक्सर पढ़ाकू देखते हैं वहां से भाग लेते हैं, 1 घंटा कौन बर्बाद करेगा। बट आप जब ना पढ़ करके निकल जाएंगे, बड़ी सी मार्कशीट लेके, बड़ी सी डिग्री लेकर के, आपके पास नेट भी होगा, JRF भी होगा, आप कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे, लेकिन अगर आपने उस जीवन को नहीं जिया है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको वहाँ। इसलिए कभी भी ऐसा हो कॉलेज वगैरह में मौका मिले आपको, तो आप जो है एकदम आगे बढ़ के हिस्सा ले, जिसे एक्स्ट्रा करिकुलम कहा जाता है। तोड़ पड़ो तो हिस्सा लेते ही होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे एक छोटा सा, आप देखिएगा स्टेप 4 को, प्लेन्स 4, और प्लेन्स 4 को आपने पढ़ा कि प्लेन्स 4 इज व्हाट ग्रुप बाय 4 एलिमेंट्स। कौन कौन है? आइडेंटिटी, E, B एंड C। बट जैसे इस एपिसोड का, ये जो आपका सीरियल चल रहा है ग्रुप थ्योरी, इसका जब आखिरी एपिसोड चलेगा जिसमें हम लोग जनरेटर और रिलेशन की बात करेंगे, वो पहले चला देना चाहिए, बट वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आती चीज़ें। तो जब आप जनरेटर रिलेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो K4 को कहा जा रहा था, ये K4 इज आइडेंटिटी ABC, है ना। इसमें आपने ये भी पढ़ा कि वेयर A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर इज आइडेंटिटी एंड AB, BA, C, BC, CB is A, AC, CA is B, and ये। बट जब आप जनरेटर रिलेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दिस K4 is subgroup generated by 2 elements AB such that 2 elements, और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जरूरत पड़ गई। अगर आप में से कोई एक भी ऐसा जो हमको उठा ले, मेरा वजन 200 किलो के आसपास, कोई बात नहीं, गिरते हैं सवारी मैदान में, क्या खा गिरेंगे जो नीचे बैठे हैं। तो अकेला उठाना, तो K4 के पास कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है जो K4 को पूरी तरीके से जनरेट करे। K4 के पास कोई सिंगल एलिमेंट नहीं जो K4 को पूरी तरीके से जनरेट कर दे। अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता तो आप जानते कि साइक्लिक नहीं होगा। तो जनरेटर रिलेशन में आप पढ़ेंगे सच दैट A स्क्वायर is B square is equal to AB square is identity। ये भी K4 ही है, ठीक है। एंड दिस इज समाप्ति 2 Z2 plus Z2। K4 ये है। एंड यू कैन सी, किसी ने एक दिन क्लास में पूछा था कि रेक्टेंगल या स्क्वायर तो चल रहा था S4 पे किसी बच्चे ने बोला कि हम लोग S3 पढ़ रहे थे, तो S3 में था कि इट इज फॉर्म्ड बाय 2 टाइप ऑफ मोशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 साइड। तो बच्चे ने बोला कि S4 में 4 साइड है ना, बट S4 4 साइड मींस नाइदर फॉर्म्ड बाय रेक्टेंगल नॉट फॉर्म्ड बाय स्क्वायर। S4 ना तो रेक्टेंगल से फॉर्म होता है, नहीं स्क्वायर से फॉर्म होता है, क्यूब से फॉर्म S4, but subgroup generated by non-square rectangle। देखिए बड़ी मजेदार मैथमेटिक्स है।
अगर हम लोग सेट ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें स्क्वायर कंटेंट होगा कि नहीं? अगर सेट ऑफ रेक्टेंगल की बात कर दी जाए, लेट मी हैव द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, तो स्क्वायर जाएगा कि नहीं? रेक्टेंगल मींस आयत, आयत ना, आयत कोई गाना बड़ा बढ़िया है। कौन सा गाना था? आयत की तरह। तो तुझे याद कर लिया आयत की तरह मीन्स ऐसे याद किया, थोड़ा थोड़ा ऐसे भी बहुत लंबा याद किया, स्क्वायर नहीं याद किया। तो तुझे याद कर लिया आदमी, हो सकता है दिन में कम याद आई या फिर रात में कम याद आई, दिन में जब काम करना तब तुम्हारे ज्यादा याद आया। K4 is formed by symmetries of non-square rectangle. Is formed by symmetries of non-square. ये सब ऐसा है, किसी ने सोचा कि रेक्टेंगल में स्क्वायर कंटेंट करा लेते हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया। मीन्स आप नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल जब भी हो तो रेक्टेंगल की बात करें, साइड्स जो है इक्वल नहीं, आपको बस इक्वल, फोर साइड्स रेक्टेंगुलर 90 डिग्री होना चाहिए दोनों के बीच का एंगल, बट वो स्क्वायर नहीं। तो K4 is also formed by symmetries of non-square rectangle and it is generated by two elements A and B. You can replace A and B by B and C and A, इसी से रिप्लेस करेंगे, बट टू एलिमेंट से। तो जो ऑटोमॉर्फिज्म आप K4 की बात हम लोग करेंगे, अभी आप बस एक लाइन थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि दिस ऑटो ऑफ दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S3, बट ये ऐसा क्यों होता है? जैसे ही आप ऐसा कोई वर्ड जोड़ेंगे कि दिस इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, क्यूब, इट मींस व्हाट यू आर गोइंग टू से अबाउट बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव मैप, तो आप बाइजेक्टिव मैप की बात कर रहे हैं, तो बाइजेक्टिव मैप की बात कर रहे हैं और इसमें जो एलिमेंट उठा रहे हैं, चार एलिमेंट हैं K4 के। तो K4 के जो चार एलिमेंट हैं, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी भेज देगा। तो फिर जो A को है 3 जगहों पे भेजता है, बाकी 3 जगहों पे, तो बाकी 3 जगहों पे भेज दिया, जनरेट तो ही से हो रहा है, चार आइडेंटिटी के साथ चला गया, फाइनल हो गया उसका काम। फिर क्या किया कि A को 3 जगहों पे भेजेगा, A B C। अब A को भेज लिया तो B बचा क्यों? C नहीं है इसके पास, हम लोग जनरेट तो ही से हो रहा है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज K4 E A B A B, A B is your C। A B बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए उन लोगों ने सेट किया A B C E A B A, ठीक है ना। तो अगर हुआ कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी किया, A के पास कितना A यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ठीक है। अब जनरेट हो रहा है दो ही से, जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो इससे काउंट होता है कि वेयर A एंड B आर सेंट, A और B कहाँ कहाँ जा रहा है, A B नहीं, क्योंकि A B तो है ही नहीं ना इसमें, A और B से जनरेट हो रहा है, वेयर A B आर सेंट। या फिर आप क्या करेंगे, A कमा A B करेंगे, C। तो कहाँ कहाँ गया, तो A 3 जगहों पे गया, अब 3 जगह फिक्स हो गई, अब कहीं एक भी जगह भेज दिया तो 3 तरीके से जा रहा है, अब 3 जगह 3 तरीके से तो आपने भेजा, ठीक है ना। जैसे आपने मेरे इस हाथ में मार्कर पकड़ा दिया, अभी मेरे दोनों हाथ खाली थे तो मार्कर मैं किसी भी हाथ में पकड़ सकता था, बट ये आपने कहा कि एक हाथ में एक ही लेना है, तो हमने मार्कर पकड़ लिया, तो अब ये कहाँ पकड़ेंगे, इसी हाथ में पकड़ेंगे। 13, तो जैसे ही A 3 पॉसिबिलिटीज के साथ जाएगा, मीन्स A 3 तरीके से जा सकता है, तो अगर किसी पे चला गया तो बचत होगी ना, अब B 2 तरीके से जाएगा। And then you can use the law of multiplication since events are independent, तो दूध क्या है 12 6, इसलिए 8 K4 is isomorphic to
S3 एंड दिस इज वाई, ये इसलिए क्योंकि ये जो है नॉन साइक्लिक है, आगे ये नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप उस रेक्टेंगल की सिमेट्री से बात करेंगे तो उसमें ए भी हमेशा बी ए के बराबर नहीं आएगा। इस सिमेट्री की हम लोग बात करें, है ना, इसमें तो आ रहा है। 8 की बात करें बाइजेक्टिव मैप, हम लोग K4 की बात नहीं कर रहे हैं। K4 में ए बी बी ए, बट ऑटोमॉर्फिज्म आप इसमें जब जाएंगे, जब बाइजेक्शन मैप की बात करेंगे, मीन्स आप किसी भी ग्रुप का अगर ऑटोमॉर्फिज्म ले रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म ले रहे हैं तो आप इस बात को क्लियर रहिएगा कि आप बाइजेक्टिव मैप की बात करेंगे। और जब भी आप बाइजेक्टिव मैप की बात करेंगे इस धरती पे, जब भी आप बाइजेक्टिव मैप की बात करेंगे और उसके कलेक्शन से सबग्रुप की बात करेंगे तो आपको एसएन के पास जाना पड़ेगा। और इसीलिए एसएन गाना भी गाता है, जब आप ऑटोमॉर्फिज्म आप जी लेते हैं तो एसएन कहता है कि आना ही पड़ा डर डर तुझको मेरी गली। तो एसएन के पास जाना ही पड़ेगा। मीन्स अगर आप जैसे ऑटोमॉर्फिज्म आप जी की बात कर रहे हैं, इट मीन्स देयर इज सबग्रुप ऑफ एसएन टू व्हिच आर जी आइसोमॉर्फिक। बाइजेक्शन की बात करें, जब बाइजेक्शन की बात होगी तो आप वहीं जाएंगे ना। जैसे जो टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स पढ़ने आप उन्हीं क्लास में जाएंगे ना। तो जब भी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी की बात की जाएगी, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट बाइजेक्शन फ्रॉम जी टू जी। और जो टोटल बाइजेक्शन है ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जो ग्रुप बनाएगा, ग्रुप है तो फिर बाइजेक्शन का ग्रुप है जो एसएन का एन जो भी लिया जाएगा, जितने एलिमेंट इसमें आते हैं किसी न किसी का क्या होगा सब। ठीक है, तो इसलिए आप ऑटोमॉर्फिज्म अक्सर आप देखेंगे ऐसा होगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस आइसोमॉर्फिक टू दिस। और कीवर्ड को भी आप देखेंगे वो भी एसएन के साथ आगे चला जाता है, क्योंकि जब भी ऑटोमॉर्फिज्म की बात की जाएगी तो क्लियर आप बाइजेक्टिव मैप की बात कर रहे हैं, और जब आप बाइजेक्टिव मैप की बात कर रहे हैं तो आपको एसएन के पास जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी देर आप याद रखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना, और K4 is 6। हम लोग वैसे काउंट करने जा रहे थे कि K4 से K4 पे टोटल कितने होमोमॉर्फिज्म आप एकदम आराम से देखिएगा। इसके नॉर्मल सबग्रुप K4 आइडेंटिटी A B C। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 तो S3 की आइसोमॉर्फिक हुआ, क्योंकि आपने देखा कि K4 इज जनरेटेड बाय AB वेयर A स्क्वायर B स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी किया। और उसका जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि A और B कहाँ सेंड किए गए, कितने तरीके से सेंड किए जा सकते हैं। तो 6 तरीके से सेंड हो रहे हैं दोनों मिलाकर, इसलिए 8 और K4 का ऑर्डर कितना आया 6 था। एंड आइसोमॉर्फिक टू S3 थर्ड बाय सिमेट्री ऑफ नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल K4। अब इसमें देखिए जैसे ही K4 अपान P किया आइसोमॉर्फिक टू K4 है ना, K4 यहाँ है इसका सबग्रुप, तो K4 के है तो जो टोटल आप कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट 1 GPH आइडेंटिटी मिल गया। जब आइडेंटिटी करे और जो सबग्रुप आए इधर किसी सबग्रुप के आइसोमॉर्फिक को तो मींस 1 नहीं मिला, 1 मिल गया। अब इसका जो नंबर ऑफ 1 GPH है वो किसके बराबर होगा 8 ऑफ K4 ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 एंड 6। तो आप ये अब चूंकि वो K4 के डायरेक्ट आइसोमॉर्फिक हो ही गया तो इसका मतलब आप दोनों चीज बोल रहे हैं कि K4 से K4 पे टोटल 6 1 भी है और 1 भी है। तो K4 से K4 पे टोटल 6 होमोमॉर्फिज्म ऐसे हैं जो 1 और 1 दोनों, क्योंकि 8 K4 का तो मतलब ही नहीं। तो 6 आपको मिल गए पहली केस में, 6 मिले जब आपने कर्नल फाई को क्या कर दिया आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या। अब आप चलिए A के पास, जब आपने कर्नल फाई को आइडेंटिटी किया A
उस केस में k phi upon a is आइसोमॉर्फिक टू Z2, है ना, ऑर्डर 2 होगा। अब इधर ऑर्डर 2 के कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 बट ऑड ऑफ Z2 is one order of odd Z2 is one order of odd Z2 is one, तो 3 तो इसके लिए मिल गए, 3 अलग अलग मिलेंगे। अब जैसे आप इसको B करिएगा फिर 3 मिल जाएंगे, ये सारा नॉर्मल है ना, फिर 3 मिलेंगे। तो जैसे कर्नल 5 में आपने B सबग्रुप को सेंड किया फिर 3 मिल गए। फिर आप चौथी केस में आएंगे, जैसे आप यहाँ पे C करेंगे फिर 3 मिल जाएंगे। तो जब आप कर्नल 5 को C कर रहे हैं तो उस केस में फिर 3 मिला, और जब लास्ट K4 बाय K4 करेंगे तो दिस आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी, और यहाँ से 1 मिलेगा। मींस व्हेन K5 इज होल K4, अगर कर्नल में सारा ग्रुप चला जाएगा तो मैथ कौन सा होगा, ट्रिवियल। अगर कर्नल में सारा ग्रुप ही चला गया मींस आप ये कह रहे हैं कि phi x इज इक्वल टू 0, तभी तो phi ऑफ K4 कहाँ जाएगा, आइडेंटिटी जाएगा। अगर कर्नल में पूरा ग्रुप गया मींस ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, इसीलिए कहा जाता है किसी भी ग्रुप से किसी ग्रुप में कम से कम एक होमोमॉर्फिज्म तो मिलेगा। एक टोटल जोड़िए कितना हो गया, 16, और आउट ऑफ 16 होमोमॉर्फिज्म से 6 ऐसे जो 1 1 और 1 2 है, ठीक है। बाकी जो है न तो 1 1 है नहीं, तो टोटल K4 से K4 पे 16 होमोमॉर्फिज्म मिलते हैं। FIT पकड़ में आया नहीं, FIT पकड़ में आया, 3 में आया ना, K4 upon A is आइसोमॉर्फिक टू, अब 3 कैसे होगा, आइसोमॉर्फिक टू A, आइसोमॉर्फिक टू B, आइसोमॉर्फिक टू C, दोनों में ग्रुप, और ये आइसोमॉर्फिक टू Z2, आइसोमॉर्फिक टू Z2, आइसोमॉर्फिक टू Z2, 3 केस हुई। अब इसमें क्या करना है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 का ऑर्डर आपको निकालना 1, इस केस में भी 1, इस केस में भी 1, इस केस में, ठीक है। और किसी को डाउट है तो आप जो है थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए, Q8 से इस K4 पे कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, एकदम जल्दी जल्दी फास्ट। Q8 से K4 पे कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, Q8 के नॉर्मल सबग्रुप 1 -1 I J K Q8, K4 के सबग्रुप E A B C K4, ये सबग्रुप है उसका। पहली केस Q8 upon 1 is isomorphic to Q8, there is no subgroup of order 8 in K4, K4 में कोई 8 ऑर्डर का सबग्रुप तो है ही नहीं, केस कैंसिल। केस 2 Q8 upon -1, Q8 upon -1 is isomorphic to what, -1 2 ऑर्डर का है ना, तो साइक्लिक होता है कि नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। आप एकदम क्लियर रहेगा Q8 upon -1 इज नॉन साइक्लिक। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि जो सेंटर होता है Q8 का, अगर आप लिख नहीं पाते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको याद कर लिया करिए, किसके सेंटर में -1 बन जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ कि G by ZG is cyclic, this implies G is abelian,
तो अगर Q8/-1 जो किसका सेंटर है ये साइक्लिक हो जाएगा तब तो Q8 अबेलियन हो जाएगा, जबकि वेल नोन ग्रुप है क्या है ये नॉन अबेलियन। तो इसका मतलब कि ये साइक्लिक तो नहीं हो सकता। अब साइक्लिक नहीं है तो नॉन साइक्लिक 4 ऑर्डर का है तो किसके साथ जाएगा, K4 के साथ जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, एक भी 1-1 मैप नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक भी 1-1 मैप किसलिए नहीं मिला? क्योंकि 8 लोग थे, 4 ही लड्डू था। 8 लोगों को 4 लड्डू खाना था, सबको खाना जरूरी था। मैप में तो डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज चाहिए, सबको खाना जरूरी था, तो लड्डू को फोड़ा गया होगा, तो इसलिए 1-1 नहीं मिल पाया। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे ही Q8 के कर्नल में जो आपने मैप किया था हमारे Q8 के सेंटर को आपने डाल दिया, ये Q8 का सबग्रुप ये है, वो नॉर्मल सबग्रुप, and this is isomorphic to K4 and ये K4 है, ऑर्डर बराबर हो गया। Here order of phi G is phi Q8 is equal to order of K4 and this implies phi is onto। इसका मतलब आपने कहा कि R2 मैप मिलेगा। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है, आपको R2 मैप चाहिए था, आपने क्या किया कि दो एलिमेंट को Q8 के दो एलिमेंट को उठा के कहाँ भेज दिया, आइडेंटिटी 1 और -1 को 1 और -1 को आइडेंटिटी पे भेज दिया आपने। अब आपके पास कितने एलिमेंट बचे इसका, सही ना बचे? तो इससे आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, देखिए एकदम आराम। मैथमेटिक्स में इंटरेस्टिंग क्यों होगी? क्योंकि इसमें याद कुछ भी नहीं करना, और इसलिए इंटरेस्टिंग है जिसमें याद कुछ नहीं करना हो अपने आप याद आ जाए। इंटरेस्टिंग तो वही है ना, जिसको याद करना पड़ गया आप समझिए इंटरेस्टिंग वो नहीं है। जिसकी याद को आप भुला ही नहीं पाए, जितना भुलाना चाहा तो उतने की याद आए। तो ये आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे आप दूसरी केस लेंगे 1 -1 -i -j -k और इधर आप आएंगे आइडेंटिटी A B C, कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे? 2। अब क्यों 6 मिलेंगे? 6 मिल रहे हैं ना, जब देखिए आइसोमॉर्फिक टू K4, तो आइसोमॉर्फिक टू K4 हो गया तो हमें ये तो R2 आपने दिखाया ना, तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ GPH when this phi is -1 is equal to order of RK4 and order of RK4 is what, 6. So you have 6 bijections from, बाइजेक्शन नहीं बोल पाएंगे, जैसे सॉरी बाइजेक्शन नहीं बोल पाएंगे हम, R2 को बाइजेक्शन मींस 1-1 भी तो हो जाएगा ना, 1-1 मिला ही नहीं क्योंकि दो एलिमेंट अगर एक जगह गया तो 1-1 तो हो नहीं सकता। तो 6 R2 मैप मिल रहा है। कैसे आपने किया? आपने कहा कि इन दोनों को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखिए, आपने कहा कि चलिए लक्ष्मण जी बोले कि यहाँ भेजते हैं इनको, ठीक है। राम ने कहा यहाँ भेज दिया। फिर हंसली ने कहा इसको यहाँ भेज देते हैं। हंसली विलोम है रोली का, रोली लोग नहीं बोलते हैं, बच्चों से जब पीट पाट करते हैं बचपन में बोलते हैं अब रोली, तो ये लगता है कि बचपन बहुत रो रही होंगी तो नाम उनका रोली। हाँ कोई बात, चलो ये हुआ। अब आप देखिए एक तो ये मिल गया, दूसरा है कि आप इसको उठाएं, इन दोनों को उठाएं और इस पे भेजें, इन्हीं दोनों को उठाएं यहाँ भेजें, है ना। तो इसका मतलब भेजने का जो -i और i है इसको भेजने के 3 तरीके हुए, तो 3 तरीके हुए, तो कहीं भी भेजेंगे तो एक तो इंगेज हो गया ना। अब बचा ये -j और j, इसको भेजना तो या तो आप b पे भेजेंगे या c पे भेजेंगे, तो 2 तरीका हुआ क्योंकि इंडिपेंडेंट चलता है, किसी एक की जगह फिक्स। अब इसको भेजना है तो फिर क्या करेंगे, इसको भेजेंगे, तो टोटल भेजने का वे ही कितना हो जाएगा, बदल के आप भेज सकते हैं। तो इसमें जो आप लिख रहे थे कि R2 मैप कैसे बनाया गया,
तो आपने क्या किया, अब से ऐसा नहीं कि आई और माइनस आई को ही ए पे भेजें, आप आई और जे को भी भेज सकते हैं। मैप आपको लेना है ना, बस ये है कि मैप जो वेल डिफाइंड होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, एक मिला। अब हम लोग चलते हैं Q8 अपान आई के पास, आइसोमॉर्फिक टू Z2 है ना। तीसरी केस, जब इसका Q8 का सबग्रुप आपने लिया 1 -1 I J K Q8, फिर आपने इसका सबग्रुप लिया था E A B C K4। तो अब I के पास आइए, आइसोमॉर्फिक टू Z2, इसमें 2 ऑर्डर के कितने हैं, 3, तो 8 Z2 कितना होगा 1, तो हर एक केस के एक मिलेगा, तो इस केस में कितने मिलेंगे 3 Q8 अपान J आइसोमॉर्फिक टू Z2, यहाँ फिर 3 सबग्रुप है 2 ऑर्डर के, यहाँ से फिर 3 होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, Q8 अपान K इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, फिर यहाँ से 3 मिलेंगे, मिल गए। अब जो है Q8 अपान Q8 आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी, एक यहाँ से टोटल कितने मिल गए, 3 6 9 10 10 तो यहाँ से मिल गए, देखिए यहाँ से 6 इस केस में मिला, इस केस में कोई नहीं मिला, तो 16 होमोमॉर्फिज्म इसमें। You have 16 group homomorphism from Q8 to K4। और ये कोइंसिडेंस है कि K4 से K4 पे जितने होमोमॉर्फिज्म होते हैं उतने ही होमोमॉर्फिज्म Q8 से K4 पे होता है। आप ऐसा कोई याद करने का और लॉजिक मत डेवलप कर लीजिए, Q8 से K4 पे उतने ही होमोमॉर्फिज्म हुए जितने K4 से K4 पे होते हैं। ये चीजें पकड़ में आई आपको। एक छोटा सा आप नोट लिखिए, बट नोट को आप यूज नहीं करेगा, हम लोग बाय मैप देखेंगे। नंबर ऑफ GPX फ्रॉम ZM1 क्रॉस ZM2 क्रॉस ZM3 टू ZP1 क्रॉस ZP2 क्रॉस ZP3, इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना, इसको जनरल भी कर सकते हैं। Here P1, P2, P3 are not necessarily same prime, or Z1, M1, M2, M3 are not necessarily prime। ये prime ऐसा जरूरी नहीं है। तो number of group homomorphism from this to this is equal to GCD of M1, P1 into GCD of M1, P2 into GCD of M1, P3 into GCD of M2, P1 into GCD of M2, P2 into GCD of M2, P3 into GCD of M3, P1 into GCD of M2, M3, P2 into GCD of M3, ये काउंट करना है, ठीक है। जैसे आ गया कि Z2 क्रॉस Z3 से Z4 क्रॉस Z5 के कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे, एक बार देखिए सब लोग। तो पहले चल रहा है इसके पास 2 और 4 का GCD 2, 2 और 5 का GCD 1, 3 और 4 का GCD 1, 3 और 4 का GCD 1, टोटल 2 मिले। और ये 2 कौन कौन होंगे, आप इसको मैप के थ्रू लिख सकते हैं। एक छोटा सा नोट आप ले सकते हैं इसको, बट ऐसे है ना कि आप जाते जाते आज दिन भर करेंगे क्या, दिन भर क्या करेंगे आप आज जाते जाते, गाना बड़ा अच्छा था, जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा आज पिटेंगे किसके लिए, आज जिएंगे किसके लिए गाना था।
तो अब आज आपको करना क्या है, थोड़ा सा कोशिश करेगा मैप लेने की। Z2 से Z2 क्रॉस Z2 पे कैसा मैप, Z2 से Z2 क्रॉस Z3 पे कैसा मैप। और जो मैप आप लेंगे वो इस तरीके से मैप लेते हैं, ZM2 ZN क्रॉस ZP पे, तो जो फाई ऑफ x होगा दिस इज x mod n कमा y, x ही रहेगा x mod p। अब उसे x को आप बदलते रहोगे, ठीक है ना। इसका एलिमेंट उठाएंगे ना, और इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आएगा, पहला पेयर इसके साथ होगा n के साथ, दूसरा p के साथ होगा। तो एक कोशिश करना आपको मैप लेने की, ठीक ना। और FIT को यूज करके कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा कि S3 से S4 पे, और एक कोशिश करिएगा कि Z से S3 पे कितने होंगे, आप FIT यूज कर सकते हैं। S3 से Z पे कितने होंगे, और K4 से Z पे कितने होंगे, होमोमॉर्फिज्म थोड़ी सी कोशिश करेगा काउंट करने की। एंड Q8 टू A4 कितने होंगे, होमोमॉर्फिज्म, एंड A4 टू K4 कितने होंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। क्या कोई आंटू की केस बन रही है, ये भी आपको देखना है। थैंक यू।